नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और 8 नवंबर 2020 के डेली बर्निंग न्यूज करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, चूंकि आज संडे है, द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन मैंने अपलोड किया नहीं है, चूंकि द हिंदू का एडिटोरियल आज पब्लिश होता ही नहीं है। अभी कुछ और अखबारों में होता है, बट मैं द हिंदू के हिसाब से ही चलता हूँ, इसलिए मैं एडिटोरियल संडे को नहीं पब्लिश करता हूँ, बट करंट अफेयर्स आपको संडे को मिलती है। अब बात यह कि आज की न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा रेलिवेंट न्यूज है भी नहीं। संडे के दिन कभी कभी न्यूज नहीं होती, तो आज नहीं है, बट फिर भी जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। मेरी हेल्प करने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जनरल नोट्स के जवाब दूंगा। जो बाइडन बन गए हैं 46 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है, पूरा नाम इनका जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। 7 नवंबर को ऑफिशियली ही वाज इलेक्टेड एज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं और ठीक ठाक मार्जिन से जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। और इनकी जो रनिंग मेट है, आपको पता है जब यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक साथ कैंपेनिंग करते हैं, दोनों एज अ ग्रुप कैंपेनिंग करते हैं। तो बाइडेन की जो रनिंग मेट थी कमाला देवी हैरिस, ये यूएस सेनेटर हैं कैलिफोर्निया से, और अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली ये पहली इंडियन और अफ्रीकन अमेरिकन है। मतलब पहली इंडियन ओरिजिन की वाइस प्रेसिडेंट है ये, और अफ्रीकन अमेरिकन। तो इनकी जो माता जी थी वो इंडिया से थी, इनके जो पिताजी थे उनके अफ्रीकन ओरिजिन से, इसलिए इनको अफ्रीकन अमेरिकन भी कहा जाता है और इंडियन अमेरिकन ओरिजिन का भी बोला जाता है इनको। अब जब मिस्टर बाइडन जीत के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके सामने चैलेंजेस बहुत बड़े हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा पोलराइज्ड है, बहुत ज्यादा बटी हुई है। कहीं ना कहीं स्विंग स्टेट्स, जो कि पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चले जाएं, नहीं गए। पेंसिल्वानिया जैसे स्टेट्स जो कि 20 इलेक्टोरल वोट्स देता है 538 में, वो बाइडन की तरफ आ गया और बाइडन यहां पे जीत गए। और जीतने के बाद बाइडन देखिए क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। अमेरिका, आई एम ऑनर्ड दैट यू हैव चूजन मी टू लीड अवर ग्रेट कंट्री। The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a president for all Americans, whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me, Mr. Biden said on Twitter. फोटो दिख रही है आपको बाइडन साहब की, कमाला हैरिस जी की। बाइडन जी पहले भी राष्ट्रपति बनने की इन्होंने कोशिश की थी, बन नहीं पाए थे। बैरक ओबामा के समय पे ये उपराष्ट्रपति थे। और ये इनके साथ है कमाला हैरिस जी। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ही आपको काम आएगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि मिस कमला हैरिस इंडिया की हैं तो बहुत ज्यादा प्रो इंडिया होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। उनके आप स्टेटमेंट्स देखोगे तो बहुत हद तक इंडिया की पॉलिसीज को उन्होंने क्रिटिसाइज कर रखा है। अब आगे ये लोग किस तरीके से इंडिया की तरफ अपने व्यू पॉइंट के रहते हैं, ये समय ही बताएगा। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो बाइडन और कमला हैरिस की लीडरशिप इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को किस प्रकार से चेंज कर सकती है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, मैंने कल रात में ही अपलोड की है। फिर जो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, इंडिया ने लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस के पैंडेमिक का जो लॉकडाउन लगा है, अभी देखिए इस ईयर में बहुत सारे शेड्यूल्ड लॉन्चेस थे हमारे सैटेलाइट्स के, लेकिन चूंकि कोरोना वायरस आ गया उसके चलते लॉकडाउन लग गया, बहुत सारे शेड्यूल्ड लॉन्चेस को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अभी के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 लॉन्च किया गया फ्रॉम स्पेस पोर्ट इन श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये गया किस पे? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-49 यानी PSLV C-49 से गया है। कहां से गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से गया है। 3:12 पे ये उड़ा, जबकि उड़ना था इसको 3:02 पे, लेकिन आप देखिए 3:12 पे उड़ा। 10 मिनट इसका डिले हो गया। क्यों? क्योंकि रास्ते में डेब्री था। डेब्री मतलब जो स्पेस पार्टिकल्स होते हैं जो किसी उड़ते हुए ऑब्जेक्ट के पाथ को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, 26 घंटे का काउंटडाउन चला और ये उड़ गया। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं। इसका काम क्या है? तो देखिए एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये मदद करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो भैया एग्रीकल्चर में प्लांट्स को कब पानी देना है, कब पेस्ट अटैक के लिए डिजीज देने हैं। फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट के हालात क्या चल रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से करना, तो साइक्लोन कितना पास पहुंचा इंडिया के कोस्ट के, इस तरीके के जो काम होते हैं मीटरलॉजिकल चीजों में, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मदद करेगा। मैंने कल ही दोस्तों आपको एक वीडियो बना के दी है जहां पे मैंने वेदर फोरकास्टिंग की बात की, और मैंने बताया जैसे कल्पना 1, इनसैट 3D, ये कुछ ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस में इंडिया को मदद करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वेदर फोरकास्टिंग मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए। और कल मैंने 2 वीडियो इससे रिलेटेड बताई हैं, जहां पे मैंने नेशनल मानसून मिशन, NCEER की सर्वे रिपोर्ट, इन सब चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन।
तो जो वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड कल मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए, आप उनको जाके जरूर देख लीजिए। एनवायरमेंट और इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में भी वो आपको मिल जाएंगे और इश्यूज इन न्यूज की प्लेलिस्ट में भी वो आपको मिल जाएंगे। ये जो E0S01 सैटेलाइट लॉन्च की गई है, इसके थ्रू कुछ और देशों की सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया, जैसे लिथुआनिया की 1 सैटेलाइट लॉन्च की है, लग्जमबर्ग की 4 सैटेलाइट लॉन्च की है, यूएसए की 4 सैटेलाइट लॉन्च की है। आप बोलोगे यूएसए जैसा देश इंडिया से क्यों सैटेलाइट लॉन्च करवा रहा है? बहुत ही सिंपल सा जवाब है, बहुत सस्ता पड़ता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भैया डोमेस्टिक मार्केट में जब काली मिर्च की बात आती है, पेपर की बात आती है, तो कहीं ना कहीं इंडियन पेपर प्रोड्यूसर्स सफर कर रहे हैं। देखिए हमारी जो पेपर की पॉलिसी है, या आप मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी है, वो अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप बात करो एशियान देशों की, अभी एशियान देशों में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? 10 स्टेट्स आती हैं। तो ब्रुनई, दारुसलाम, दूसरी कंबोडिया, तीसरी इंडोनेशिया, चौथी लाओस, पांचवी मलेशिया, छठी म्यांमार, सातवां फिलीपींस, आठवां सिंगापुर, नवां थाईलैंड, 10वां वियतनाम। 2 ऑब्जर्वर्स भी हैं एशियान में, पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्टे। अगर आप बात करो एशियान की, तो ये बना कब था? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना एशियान 1967 में। और बात की जाए इसका हेडक्वार्टर्स कहां है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर्स है, जिसको बोला जाता है सेक्रेटेरिएट ऑफ एशियान। बात दोस्तों ये है कि अगर इंडिया में एशियान के थ्रू पेपर को इंपोर्ट किया जाता है, तो उसके ऊपर कुछ ड्यूटी देनी पड़ती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी इज 8% अंडर सार्क एग्रीमेंट एंड 50% अंडर एशियन पैक्ट। एशियन पैक्ट के अंदर अगर आप पेपर को इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो 50% की ड्यूटी है। सार्क एग्रीमेंट के अंदर अगर आप पेपर को इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो 8% की ड्यूटी है। लेकिन अगर यह पेपर श्रीलंका से आता है या नेपाल से आता है तो निग्लिजिबल ड्यूटी है। श्रीलंका में तो 0% की ड्यूटी है। तो हो क्या रहा है कि वियतनाम में पेपर का प्रोडक्शन बहुत तगड़ा है, तो वियतनाम के एक्सपोर्टर क्या दिमाग लगा रहे हैं कि वो अपने पेपर को या तो नेपाल भेजते हैं या श्रीलंका भेजते हैं, और नेपाल और श्रीलंका से ये पेपर इंडिया में एंट्री मारता है 0 इंपोर्ट ड्यूटी पे। क्योंकि अगर सीधे वियतनाम से आएगा तो 8% या 50% की ड्यूटी देनी पड़ेगी। इनफैक्ट 50% की ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि सार्क में कौन कौन आता है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। वो अलग बात है कि वियतनाम कल की डेट में बांग्लादेश को पेपर भेजे और फिर बांग्लादेश से पेपर इंडिया में आए तो वो एक अलग चैनल हो जाएगा। बट सार्क से अगर सामान इंडिया के अंदर आता है तो 8% की ड्यूटी है पेपर, और एशियन से 50% की। अभी एशियन का पार्ट है वियतनाम, तो सीधे सीधे वियतनाम अगर इंडिया में पेपर भेजेगा 50% की इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी इंडिया में। तो वियतनाम के एक्सपोर्टर्स बहुत शाणे हैं, उन्होंने क्या किया, नेपाल और श्रीलंका को भेज दिया, और नेपाल और श्रीलंका से भेज दिया यहाँ पे। नेपाल और श्रीलंका में फर्जी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना दिया गया। यहाँ पे जो कस्टम्स में इंपोर्ट डॉक्स पे जो ऑफिसर्स बैठते हैं वो क्या देखते हैं? वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देखेंगे। तो अगर पेपर इंडिया के अंदर आ रहा होगा तो कस्टम ऑफिसर को एक फर्जी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिखा देगा वो इंपोर्टर की, देखिए सर ये जो गुड है ये तो श्रीलंका का है या नेपाल का है। अभी वो कस्टम ऑफिसर इंडिया में पोर्ट पे बैठे बैठे ये थोड़ी ना चेक कर सकता है कि ये जो सर्टिफिकेट है जो कि श्रीलंका या नेपाल में इशू हुआ है वो ओरिजिनल है या फेक है। वो तो सर्टिफिकेट के बेसिस पे मान लेगा कि हाँ भाई ये जो सामान है वो श्रीलंका से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, तो इस पे इंपोर्ट ड्यूटी हो जाएगी 0। अभी इसके चलते ये जो डंपिंग हो रही है इंडियन पेपर की, मतलब ये जो डंपिंग हो रही है पेपर की वियतनाम से इंडिया के अंदर थ्रू श्रीलंका एंड नेपाल, ये कुछ आखिरी के सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 2016-17 में अगर आप काली मिर्च के दाम देखेंगे इंडिया में तो थे 694 रुपए प्रति केजी। लास्ट कुछ ईयर्स में वो 350 से 400 रुपए प्रति केजी में आ गए, और अभी के लिए देखा जाए तो 322 रुपए प्रति केजी चल रहे हैं। अब ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। 2015 में लगभग 48 टन ऑफ पेपर आ रहा था वियतनाम से इंडिया में, 2019 में ये नंबर पहुंच चुका है 5930 टन। और इसके चलते जो इंडिया के पेपर प्रोड्यूसर्स हैं उनकी हालत भाई बहुत ही ज्यादा खराब है। तो अब जो पेपर प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि वी वांट द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट पेपर इंपोर्ट्स थ्रू डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। मतलब कि ये जो पूरी की पूरी गलत एक्टिविटी चल रही है कि जो रूट करके लेके आ रहे हैं पेपर की शिपमेंट, इसको बंद करिए। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जो पेपर फार्मर्स है वो काफी परेशान है। ये बोल रहे हैं कि देखिए कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जहां पे थे वहां से चले गए, तो अब इस पेपर की क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए 10 से 15% का खर्चा ज्यादा होगा। अभी इसके चलते हमारे पेपर को पैदा करने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इंडिया में 61,000 टन ऑफ ब्लैक पेपर पैदा होता है, और इसका आधा लगभग कर्नाटका में पैदा होता है, 20,000 टन आपका केरला में पैदा होता है। पेपर काले मसाले, स्पाइसेस है, इट इज अ स्पाइस। और आपको पता है कि स्पाइस ट्रेड के लिए जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट था, खासकर जो मालाबार कोस्ट था, ये हमेशा से फेमस रहा है। केरला में, कर्नाटका में पेपर की प्रोडक्शन आज से नहीं बहुत सालों से ज्यादा है। ये जो डाटा है
कि भैया टोटल 61,000 टन ऑफ ब्लैक पेपर प्रोड्यूस होता है इंडिया में, जिसमें कर्नाटका आधा प्रोड्यूस करता है, केरला 20,000 टन प्रोड्यूस करता है। इस डाटा को सोर्स है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। इस डाटा को आप कोड भी कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट को बोलना है कि पेपर इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है कुछ डेजिग्नेटेड पोर्ट्स के थ्रू, ईओयू, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो कि ब्लैक पेपर बेचते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, इन सब चीजों को रोकना है, ये बोला किसने? ये बोला कर्नाटका प्लांटर्स एसोसिएशन ने। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज काम आएगी। एक और न्यूज निकल के आ रही है, एंशिएंट स्केलेटन मिला है एक लेडी का जर्मनी से। जर्मनी में बिटिकाउ नाम की एक विलेज है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी उकमार्क रीजन का पार्ट है, वहां पे ये स्केलेटन मिला है। अभी जर्मनी की बात आई है तो जर्मनी का दोस्तों मैप एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा मैंने गलत जगह पे जर्मनी का मैप लगा दिया है, यहाँ पे देखिए ये रहा आपको जर्मनी। तो ये आपको जर्मनी दिख रहा है। जर्मनी के नॉर्थ का बॉर्डर किसके साथ है? डेनमार्क के साथ। वेस्ट का बॉर्डर है नीदरलैंड के साथ, फिर बेल्जियम के साथ भी बॉर्डर बनाता है जर्मनी। इधर फ्रांस, नीचे की तरफ स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन रंग की कंट्री दिख रही है कौन सी है पता है? इटली है, यहाँ पे मिलान शहर नजर आ रहा होगा। फिर ईस्ट में चेक रिपब्लिक, पोलैंड। तो कितनी कंट्रीज के साथ जर्मनी बॉर्डर शेयर करता है? डेनमार्क 1, 2 नीदरलैंड, 3 बेल्जियम, 4 स्विट्जरलैंड, एक और छोटी सी कंपनी है 5वीं लग्जमबर्ग, 6ठा ऑस्ट्रिया, 7वां चेक रिपब्लिक, 8वां पोलैंड। तो 9 कंट्रीज के साथ जर्मनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। पहली डेनमार्क, दूसरी नीदरलैंड, तीसरी बेल्जियम, चौथी लग्जमबर्ग, 5वीं फ्रांस, 6ठी स्विट्जरलैंड, 7वीं ऑस्ट्रिया, 8वीं चेक रिपब्लिक, 9वीं पोलैंड। ये याद रखिएगा। जर्मनी किस किस सी के साथ बॉर्डर बनाता है? नॉर्थ सी और इस तरफ पे बाल्टिक सी। ठीक है, अब बात आते हैं कि यहाँ पे न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि 5000 साल पुराना नियोलिथिक पीरियड का एक स्केलेटन मिला है। नियोलिथिक पीरियड के बारे में जानना तो नियोलिथिक मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो एक प्री हिस्टोरिक वुमेन है, उसका 5000 साल पुराना स्केलेटन मिला है। कहा जा रहा है कि जब वो लेडी मरी होगी उसकी उम्र 30 से 45 साल रही होगी। 5000 साल से पहले वो मरी थी और उसका जो स्केलेटन है उसको बरी किया गया स्क्वाटिंग पोजीशन में। आप बोलोगे स्क्वाटिंग पोजीशन क्या होती है? तो जो इंडिया टाइप के स्टाइल के बाथरूम होते हैं वहां पे जब आप अपनी नेचुरल कॉर को करने के लिए जिस पोस्चर में बैठते हो उसको स्क्वाटिंग पोजीशन बोला जाता है। स्क्वाटिंग पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है, आप समझ लीजिए इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बरियल। दुनिया भर में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे लोगों को इस फॉर्म में दफनाया गया। तो ये जो लेडी मिली है इसको बोला गया लेडी ऑफ बिटिको। याद रखिएगा, इसका जो स्केलेटन मिला है वो जर्मनी में मिला है। अब ये उकरमार्क रीजन तो शायद याद ना रहे, लेकिन लेडी ऑफ बिटिको, ये बिटिको नाम की एक विलेज है, कहां पे? जर्मनी के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में उकरमार्क रीजन में। एक इसी के समय का लगभग का स्केलेटन 1990s में मिला था। कुछ लोग जब आल्प्स में घूम रहे थे तो उनको एक कॉर्प्स मिला है जिसको बहुत प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया था। इसका नाम रखा गया ओएटसी द आइसमैन। ठीक है, तो ये जो लेडी का स्केलेटन मिला है इससे इसकी लाइफस्टाइल को कुछ पता करने की कोशिश की लोगों ने। तो ये अब इतना इंपॉर्टेंट तो दोस्तों नहीं है ये टॉपिक, बट फिर भी ठीक है, लेडी ऑफ बिटिको चूंकि न्यूज में है तो आप याद रखिएगा जितना हो सके। फिर एक न्यूज निकल के आ रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नक्शा मैं कई बार आपको नक्शों में दिखा चुका हूं, तो यहां पे मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अभी देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जो न्यूज निकल के आ रही है ये है कि भैया उस कंट्री के जो इस्लामिक पर्सनल लॉ है इनको थोड़ा ओवरहॉल किया गया है। तो यहां पे जो लॉज रिलैक्स किए गए वो क्या बोला गया कि पर्सनल लॉज को रिलैक्स किया गया। जो अनमैरिड कपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। पहले लव मैरिजेस के चलते बहुत सारी ऑनर किलिंग्स होती थी यूएई में, इसके अगेंस्ट नियम कानून लेके आए गए। अल्कोहल पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि आप अपने पास अल्कोहल नहीं रख सकते, स्टोर नहीं रख सकते, इसको रिलैक्स किया गया। कहीं ना कहीं यूएई और यूएस के बीच में अभी एक डील हुई है, एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें इजराइल और यूएई के रिलेशंस को अच्छा किया जाएगा। कहीं ना कहीं यूएई एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पे वेस्टर्न टूरिस्ट बहुत घूमने आते हैं और यूएई अपने आप को एक ऐसी डेस्टिनेशन की तरह प्रोटेक्ट करता है कि आप बाहर से आइए और यूएई में आके अपने बिजनेसेस को बनाइए, आपको बहुत सारे हम इंसेंटिव्स देंगे। बट कहीं ना कहीं यूएई के जो पर्सनल लॉज हैं वो इस्लामिक जो कंजर्वेटिव फिलॉसफी है उसको डिस्प्ले करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस हार्ड लाइन इस्लामिक लॉ को बदलने की कोशिश की गई है और वहां के लोगों को थोड़े और राइट्स देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो अपने पास शराब रख सकते हैं, अनमैरिड कपल साथ में रह सकते हैं और ऑनर किलिंग्स को क्रिमिनलाइज किया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, कुछ बेसिक चीजें आप याद रख के इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको वन लाइनर की तरह आपको एग्जाम्स में यूज करना है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन यूपीएससी में आने वाला है नहीं। सेक्युलरिज्म की जहां पे बात की जाए, रिलीजियस फ्रीडम की जहां पे बात की जाए,
लोगों के राइट्स की बात की जाए, आप एक लाइन में इस इंफॉर्मेशन को कोट कर सकते हो। इससे ऑथर को लगेगा कि भैया इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आप बहुत ज्यादा अवेयर हो, आपको बहुत ज्यादा पता है, आप बहुत डीप एनालिसिस करते हो और आप कुछ एक्स्ट्रा नंबर खींच पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन वीडियोस के बारे में बताएं। गुड।